नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। ये जो दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में या पूरे भारतवर्ष में जो इतने सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, माइनर शॉक्स आ रहे हैं, इनके आने की वजह क्या है, फॉल्ट्स क्या होते हैं, हमारी जो अर्थ की सरफेस है, क्योंकि हम ऊपर से अगर ग्लोब देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कॉन्टिनेंट्स दिखाई पड़ते हैं, ओशियंस दिखाई पड़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसकी वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट और ये हमारे जो सीस हैं वो सारे बने, हमारे जितने भी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स ग्रेजुअली हुए तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स जो साथ हैं वो डेवलप हो गए। और किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट जो है वो हमारे मेंटल्स में जो है किस तरीके से हमारा जो लिथोस्फीयर है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर फ्लोट करता है। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तो एनर्जी जो होती है वो उनमें एक जनरेट हो जाती है। जो फॉल्ट एक लाइन होती है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है और वो एनर्जी हमेशा निकलने के लिए आतुर रहती है, ट्राइज टू कम आउट, विच क्रिएट्स a lot of strain and stress in these tectonic plates. And these shocks, minor shocks or major shocks or earthquakes are generated, this being one of the reason. एनर्जी स्टोर होती है, निकलने का प्रयास करती है, वो एनर्जी सरफेस पे आती है फोकल पॉइंट से जनरेट होकर के, और एपी सेंटर पे जो हमारा टॉप सरफेस होता है एपी सेंटर से, वहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा। आज की वीडियो का हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारा इंडिया है, जो उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 4 भागों में बांटा है, 4 जोन में, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जोन में। तो इसमें क्या इसके इम्पैक्ट हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और उसके बाद फिर हमारा फोकस रहेगा दिल्ली एनसीआर पे कि दिल्ली एनसीआर में इतने माइनर शॉक्स क्यों आ रहे हैं, क्या पोजीशन है आज की डेट में, बिल्डिंग्स कितनी सेफ़ हैं दिल्ली एनसीआर की, गुड़गांव, नोएडा, लॉट ऑफ मल्टी स्टोरीड हैव कम अप, लुटियन डेली कितना सेफ़ है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में सेफ्टी के क्या मेजर्स लिए गए हैं और क्या हमारी बिल्डिंग सेफ़ है कि नहीं। तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। हम एक बार इसको पूरा रिव्यू करते हैं कि जो 4 जोन बांटे गए हैं, भुज के अर्थक्वेक से पहले 2001 के अर्थक्वेक के पहले 5 जोन थे। उसके बाद हमारे जो है एक जोन को ख़त्म कर दिया गया, जोन फर्स्ट को, एंड 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th में लाया गया, जिसमें हमारा दिल्ली एनसीआर वो जोन 4 में आता है, विच इज़ हाईली ससेप्टिबल, हाईली वल्नरेबल एरिया। दोस्तों मुझे लगता है कि जो हमारे जोनल डिवीज़न है, जो 1st, 2nd, 3rd, 4, आप देखिए मैंने इसमें मैप में दिखाया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो जारी किया, आप देख सकते हैं किस तरीके से जोन को अलग अलग कलर से किया गया। हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली जब बिल्डिंग्स इस एरिया में डिज़ाइन होती हैं, इसको बेस करने का मकसद ये होता है, या जो हमारे अर्थक्वेक के हैजार्ड्स हैं, थ्रेट्स हैं, उनको हमें कैसे टैकल करना है। हर जोन में बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए सेफ्टी फैक्टर्स अलग अलग हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सूटेबल प्रिकॉशंस लेने होते हैं, खासकर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमारे जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें अर्थक्वेक के जो इम्पैक्ट हैं उसको रोकने के लिए हमें जो है उसमें बहुत सारे रेट्रोफिटिंग की बात आती है, वो हमें करने पड़ते हैं। तो दिल्ली जो है बेसिकली वो बहुत ही हाईली एक वल्नरेबल जोन है, बिकॉज जोन 4 में आता है। दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जोन 4 और जोन 5 के बीच की जो एक लाइन है वो बहुत थिन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी इस लाइन की वजह से हमें ये समझ में ना आए कि दिल्ली जोन 4 में है कि जोन 5 में है। तो जोन 5 जिसको हमें हाईली ससेप्टिबल मानते हैं, जहाँ पर अराउंड 7 से 8 के रिचर स्केल के अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, और दिल्ली में हमारे 4.5 से लेकर के 6-7 के एक्सपेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है, और हम देखेंगे कि इनके मूवमेंट से, इनके इंटरेक्शन से हमारी जो एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी जो है इतनी डेंजरस होती है, इस तरीके से अर्थ के सरफेस की तरफ ट्रेवल करती है, और ये हमारी जो वेव्स होती हैं, हमारे जो टॉप की लेवल है उस पर वेव्स जनरेट होती हैं और हमारी बिल्डिंग्स के नीचे आती हैं, और बिल्डिंग्स को इट ट्राइज टू कीप अप एंड डाउन। तो हमारी जो बिल्डिंग है उस पर जो वेव्स का इम्पैक्ट आता है वो बहुत मोमेंटली होता है, और बहुत ज़्यादा फोर्सेस जनरेट होते हैं, डिफरेंशियल फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो ये देखना दोस्तों कि हमारी जो एक ये कह देना कि सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से डैमेजेस सेम होंगे, ऐसा नहीं है। जो इम्पैक्ट है, जो रिपरकशंस है इन वेव्स का, जो रजिस्टिविटी है सब सॉइल की, वो डिपेंड करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस की वो कैसी है। सपोज करिए कोई बिल्डिंग अगर रिज एरिया में है, उसकी फाउंडेशन सॉलिड है,
नीचे रॉक्स हैं तो वहाँ पर इम्पैक्ट कम होगा इन वेव्स का। जहाँ पर लूज सॉइल है, जैसे हम यमुना के प्लेन्स की बात करें, यहाँ पे लूज सॉइल है, सैंडी सॉइल है, या लिक्विफिकेशन भी हो सकता है। लिक्विफिकेशन का मतलब ये है कि सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव कर सकती है ड्यूरिंग दिस शॉक्स। तो कितनी डेंजरस होगी जब इन पे बिल्डिंग बनी है एंड सॉइल बिहेव्स लाइक ए लिक्विड, और बिल्कुल फ्लो लिक्विड की तरह फ्लो करेगी, हमारी बिल्डिंगें जो है भरभरा के गिर जाएंगी। तो बेसिकली हमें अपनी बिल्डिंग्स को सेफ रखना है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के नीचे से 3 फॉल्ट हमारे निकलते हैं, जिसको हमने पहले ही देख लिया है। और ये तीनों फॉल्ट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गुड़गांव को देखें तो गुड़गांव के नीचे से 7 फॉल्ट्स निकलते हैं, 7 फॉल्ट लाइन है। सो गुड़गांव बिकम्स वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस दैन दिल्ली। और अगर हम नोएडा को देखें तो नोएडा में भी जो है बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं। बीइंग इन जोन 4 होल दिल्ली एनसीआर, हमें जो है इस पर देखना है कि किस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स को सेव करें, हम क्या प्रोविज़न्स करें कि हमारी बिल्डिंग सेफ रहें। खासकर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की अगर बात करें जो 4 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। जब 1960 में दिल्ली में भूकंप आया था तो जो हमारा सेंटर था, ईपी सेंटर था, वो दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पे था। उस समय गुरुग्राम वाज जस्ट लाइक ए विलेज, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए थे। तो इसका मतलब कि जो हमारा गुड़गांव है दैट इज़ मोस्ट ससेप्टेबल, मोस्ट वल्नरेबल। और बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग आ गई हैं। जो मेरी एक नॉलेज है अराउंड 1500 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। मैं मल्टी स्टोरीड उनको कह रहा हूँ जो 4 स्टोरी से ऊपर हैं। और दिल्ली को देखें तो मुझे लगता है अराउंड 5000 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो 4 स्टोरी से ऊपर हैं। और बहुत बड़ा हाउसिंग स्टॉक है दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर बिल्डिंग्स के जो सेफ्टी के मेजर्स हैं या इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, किसी प्रॉपर आर्किटेक्ट या इंजीनियर के सुपरविजन में बिल्डिंग्स नहीं बनी है। तो ये सारे वल्नरेबल एरिया हैं। जब भी लिटिल इम्पैक्ट आएगा 5.5 6.5 के बीच के अर्थक्वेक का, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होने की गुंजाइश है। तो हमने देखा कि जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल फेनावेना है, वी कांट स्टॉप दिस। हम टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को, सेस्मिक जो एक्टिविटी है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज प्लेट, वी कैनॉट स्टॉप दिस। सो वेयर वी कैन प्ले रोल टू मिनिमाइज अवर डैमेजेस। तो जो एक्सपोजर है हमारी बिल्डिंग्स का, इन पे उनके इम्पैक्ट को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो इनको कैटर करने में, बिल्डिंग्स हमारी रेजिलियंट्स हों इस तरह के अर्थक्वेक को थ्रेट को डील करने के लिए। दिल्ली का जो माइक्रोजोनेशन है वो उसकी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या और जो सब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक ग्राउंड वाटर टेबल भी है, मॉइस्चर कंटेंट भी है, केमिकल कंपोजिशन भी है सॉइल का, उसके बेसिस पे किया गया है। तो जो मैप इसमें मैंने दिखाया उसमें आप देखिए जो रिज एरिया है वो मोस्ट सेफ एरिया है। तो रिज एरिया जहाँ पर हमारी सॉलिड रॉक्स हैं वहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमारी बिल्डिंग्स मोर सेफ हैं, लेस ससेप्टेबल हैं, जिसमें हमारा एम्स वाला एरिया आता है या हौजखास वाला एरिया आता है और इस तरह के जो एरियाज़ आते हैं। और जो यमुना की बेल्ट है जो ईस्टर्न दिल्ली है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर लूज सॉइल है, सैंडी सॉइल है, और इम्पैक्ट ऑफ दीज वेव्स विल बी वेरी हाई। तो हमें अपनी बिल्डिंग्स को देखना है। मैप्स को आप गौर से देखिए, इसमें जो है ये फर्स्ट लेवल के जो जोनिंग मैप हैं उसमें आप देखिए दिल्ली को ब्रॉडली जो है साइंटिफिकली 4 जोन में, माइक्रो जोन में डिवाइड किया गया है, बट ब्रॉडली 3 जोन में किया गया है, जिसमें एक हाईली ससेप्टेबल जोन है, हाईली वल्नरेबल है, जिसमें हमारा यमुना के प्लेन्स आते हैं। और आप देखिए इसमें अलग कलर से इस मैप में दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। और जो अगर हम दिल्ली की बात करें, टॉक ऑफ दिल्ली, then we can see what is the present scenario. In Delhi, if we see, it's in zone 4, here you can see, and this is a map which is provided by Bureau of Indian Standard. So zone 5 is very risky. You can see what are the zone 5 area. Here you can see these all are zone 5 area, and this is zone 4 where we can see that we are in zone 4, right? And zone 3rd is there, which is slightly lighter. Then zone 4 is there, you can see here. So around 59% of land area is Indian is liable to the seismic hazard damages. This is the map provided by Bureau of Indian Standard. So we are very near to Himalayan range. Here you can see which is highly sensitive. You can see here this dark red, right? So it's around 200 kilometer. Now we see what are the seismic threat. This map is also taken from Bureau of Indian Standard map. Here you can see these are fault line surface. Here you can see in Delhi there are 3 fault line, 1, 2 and 3rd is here, right? So 3 fault line are there,
Rest we can see this total is having number of fault lines are here more. So that's why number of fault lines are more. These areas are kept in zone 5. So similarly, we can see as per danger, the color have been provided in continuation of the same map which is given earlier. Now here we can see why do we need the seismic microzoning, because we understand the effect of these waves which come out of focal point or focal from where this earthquake actually from where the starting of energy is getting released. So here we can see rock may impact is very less. Here soil type, second type impact is slightly more, but if the soil is loose, the impact is very high. These waves get amplified, effect get amplified, the triggered impact of these waves get triggered, and which is very dangerous for these building which has been shown like this. Because in Delhi everywhere the subsoil condition is not same, the moisture content is not same. So that's why microzoning is very important, because the building at a slight distance they have, if in the loose soil they have more threat than the building which are in the solid soil or solid rock, which we can see in the region. So here you can see by in the slide, here you can see this is amplification is very high due to soil local condition. Here how this from focal point this earthquake waves are getting propagated, and here it is coming. And if soil is loose, these are getting amplified more than what we are getting amplified in the solid layer. So impact changes depending upon the condition of the soil and the type of the building, subsoil and type of the building. So that's why we need microzoning to understand where the buildings are, where the threats are more vulnerable, buildings are more vulnerable and more dangerous impact can be there. As we seen in Yamuna belt area, Samnya floodplain, the eastern Delhi, the impact is more. So from there we can see why how the seismic microzonation is done by the Fortrams, shows characterization, ground characterization, engineering seismology, here hazard, bedrock conditions, then these all are interconnected. So basically we study geological, geomorphological, geotechnical rock properties, basin characters, configuration of salt soil, site characteristics, site response, detailed or built environment, and based on all these studies and interconnectivity with each other, we go for first level microzonation, second level microzonation, and third level microzonation, and fourth level microzonation. What is the purpose? So that suitable information can be given to engineers and architects. They should take precautions when they construct buildings in these locations which are more vulnerable. They have to take more precaution. Their technical knowledge should be up to date in that area. So here you can see what are the purpose. The main purpose of microzonation is also to provide local authorities so that they assess, they plan accordingly where the chances of liquefaction of more, landslides are more. Accordingly, we are able to design building to cope up with that, and we are able to understand the risks. So here these are the purpose of microzonation. Then if we go in detail, process of microzonation, you can see it's a very lengthy exercise. We collect lot of data, soil characteristics, site response, liquefaction assessment, which is very important, then landslide assessment, then tsunami assessment, then integration of hazard, where we do mapping, where we do vulnerable study, risk analysis. So it is a detailed. Why do we do? It's already given, because the response is different, varies from place to place. Sometimes shaking is so dangerous, the buildings can come like this, because this topsoil is not able to cope up, it get liquefied or some other reasons. So here we can see with context to Delhi what are the subsoil type. So here we have polyglytic sand here. This is a Yamuna belt, you can see with the blue and blue here. This we have Yamuna order flood plains. We have seen Yamuna flood plain where the whole East Delhi and Trans Yamuna here is there. Noida is also somewhere here. And these are the soil conditions. Here we have sand basin area, right? Clay from the so these are the basically first level map taken from microzonation, where we study what type of soil subsoil structure is there in Yamuna. Here you can see microzonation map, where we study geographical conditions, bedrock, rich basins, geomorphological conditions. So accordingly we decide what is to be done. You can see from here also the Delhi is divided into separate zones according to this. Now this is the first level of map of hazard, which divides into three. This is the most dangerous area. You can see here
high hazard area around the Yamuna floodplain. So here if we construct any building, we have to be very cautious. Loni is here, Ghaziabad is here, Noida is here, and this area is also very dangerous. In second area, this is slightly where impact is lesser. You can see it here, yes. Then we have a ridge area here also, which is least, a very low area. This is least, which is shown here, right? So you can, this is a basically base map where we can have divide in three categories. If we go into more detailing, you can see this is a more detail there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 top hazards are there. Again, it's a detailed map where this ridge is least one and this is floodplain is the highest one. So accordingly, we can see Delhi is divided as per coloring into different zones. Ridge ambience exposed to low hazard, and this is the highest hazard. New reliable potential Yamuna River, high hazard due to a possibility of liquefaction potential. These areas where we can see Trans Yamuna area, Eastern Delhi, and you of course Noida and Ghaziabad are beyond this. So you can assess Delhi. If you construct your building here, you have to take precaution. If you construct here, you have to take separate provisions depending upon microjonation. So in concise, Lotian Delhi having parliament, ministries, VIP building, residential area also fall in high risk zone but not vulnerable to the area as along the Yamuna bed. Areas of this Jawaharlal Nehru University, AIM, Chhatarpur, Narayangarh fall under Chhatarpur form the safest zone area, including Hojkas and Vasant Kunj also among the low hazard zone. High risk zones are there around the Yamuna place, Delhi University, Gita Colony, Paschim Bihar, Wazirabad, you can see around the Yamuna bed. So quake hazard is there, same map is there, it is taken from some media photograph. You can see here these all red are very dangerous where the impact can be very high. These are Yamuna plains. Low hazard of Delhi, Central Delhi and ridge area, it is always mentioned there. So accordingly, now has Delhi's master plan incorporate all these provision of microjonation? This you have to decide. I am sure this is not true, and Delhi is in a very dangerous zone. Delhi, some of the areas which are in very dangerous, especially the flood plains near this Yamuna, where a lot of number of unauthorized construction have come up, multi-storied buildings have come up, really which are in a very dangerous position. We have to be very cautious in doing that. Have we learnt any lessons from 2010 Lalita Park disasters, the building falling due to its own load, due to faulty constructions? We need to learn lesson from this. Safety of building is to be ensured. The buildings, this is the safety of buildings in our hand. If buildings are safe, then human beings are safe. So we need to learn from this. We need to educate from this, and we all persons to train ourselves to deal with this situation, to cope up with the losses and all those things. तो इस बिल की बेसिकली माइक्रो जोनिंग को जो करने की बात थी, हमें मास्टर प्लान में भी इसको इनकॉर्पोरेट करना था, जिससे कि हमारे जो मोस्ट ससेप्टेबल एरिया हैं जैसे यमुना के फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीड आ रही हैं, इसमें हम लो डेंसिटी को बनाएं, हाई राइज को ना प्रमोट करें। प्लस यहाँ जो बिल्डिंग्स बने जो हाई वल्नरेबल एरियाज़ हैं, हाई सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ पर हम अपने इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को इतना ट्रेंड करें कि वो बिल्डिंगों में सारे प्रिकॉशंस लें। ऐसा ना हो कि ऑल ऑफ सडन ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएँ, गिर जाएँ। सडन कोलैप्स में भी ड्यू टू फेलियर ऑफ फाउंडेशन, जहाँ पे सडन कोलैप्स होता है। मैंने भुज के अर्थक्वेक की बात की थी कि 22 सेकंड के भुज के अर्थक्वेक ने कितना डिवेस्टेशन किया था। अहमदाबाद तक की बिल्डिंगें जो हमारी उसमें डैमेज हो गई, और दिल्ली के तो नीचे 3 फॉल्ट जा रहे हैं। प्लस दिल्ली इज़ वेरी नियर टू हिमालयन जो रीजन है, जहाँ पर हाई मैग्नीट्यूड के 8.9 की रेंज में इवन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। तो दिल्ली पे इनके शॉक्स आने में समय नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी दिल्ली की माइक्रो जोनिंग करनी चाहिए। माइक्रो जोनिंग के अलावा हमें डिफरेंट जोन में जो माइक्रो जोन्स जो डिवाइड किए गए हैं, उसमें जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें सुटेबल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को उसमें ट्रेन करना चाहिए कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करनी है इन सारे एरियाज़ में, बिकॉज देयर शुड नॉट बी सडन कोलैप्स ऑफ फाउंडेशन। और बिल्डिंग्स में अगर कभी फेल्योर होता भी है, डैमेज होता भी है, तो सडन ना हो इस तरीके से हो कि रेस्क्यू करने के हमें जो है एक इवैक्यूएशन के लोगों के जो एविडेंट्स हैं उनकी हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो बेसिकली हमें मास्टर प्लान्स में इनको इनकॉर्पोरेट करना है, लैंड यूज़ प्लानिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करना है,
प्लस मैंने जो 2 जियो यहाँ पे लगाए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इनकी जो कमेटी है उसके उन जियो को आप देखिए, उसमें साफ साफ बताया गया है कि हमें बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, पुरानी बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग करनी है, प्लस इंजीनियर्स को ट्रेन करना है प्राइवेट बिल्डिंग के लिए कि सो दैट कि वो हमारी बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे पाएँ जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं प्लस जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों हमें इसमें बहुत डिटेल में काम करने की ज़रूरत है। हम दिल्ली को जोन 4 में लेके ना चलें, माइक्रो जोनिंग में भी हम ये देखें कि कहीं कहीं पे हो सकता है कि ऐसी फाइन लाइन हो और हम सोचें कि ये हमारा जो है सेफ जोन में आता है, यहाँ पर अर्थक्वेक के थ्रेट कम है और वहाँ पर हम ऐसी बिल्डिंग्स को बना दें, प्रिकॉशंस ना लें सो दैट हमारी बाद में कभी भी अर्थक्वेक के माइनर झटके आने पे, क्योंकि बहुत ही फाइन डिफरेंस है। अगर हम देखें एक 4.5 लेवल का भूकंप हमारे यहाँ दिल्ली में रिकॉर्ड किया जा चुका है दिल्ली के आसपास। IIT और BMTC ने बहुत सारे इसमें काम किए हैं, NIC ने बहुत सारे काम किए हैं और मुझे लगता है कि IIT दिल्ली को भी यहाँ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कंटिन्यूस एक ट्रेनिंग देनी चाहिए इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स को, कि जो हमारे इस तरह के जोन्स हैं जो हाईली ससेप्टिबल हैं, जहाँ पर वाइब्रेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज माइक्रो जोनिंग डिपेंड करती है कि जो हमारी सब सॉइल है उसका रिस्पॉन्स क्या है, कितना इस पर इम्पैक्ट आएगा, कितना रजिस्ट कर सकती है उन वेव्स को सो दैट उस बिल्डिंग पे इम्पैक्ट कम आए। अगर ये कहीं कहीं जगह पे तो सॉइल की कंडीशन ऐसी है कि ये उसको ट्रिगर कर सकती है उसके इम्पैक्ट को एनर्जी के, और इट कैन बी मोर डिवेस्टेटिंग, बिल्डिंग से बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, सडन कोलैप्स हो सकता है। तो मैंने इमेजेस से एक्सप्लेन किया है कि जहाँ सॉइल लूज है वहाँ पर वेव्स कैसे एम्पलीफाई होती हैं, जहाँ पे हमारी सब सॉइल एक डेंस रॉक है वहाँ पर थोड़ा सा रेजोनेंस की आ जाती है स्थिति और वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट और डैमेजेस कम होता है, वो उनकी रेजिस्टिविटी सब सॉइल की उन रॉक्स की टू कैटर दिस वेव्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हम अपनी जब बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं किसी लूज सॉइल पे या जहाँ पर सैंडी सॉइल है, यमुना के फ्लड प्लेन्स हैं, पूरा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर इस समय यमुना के फ्लड प्लेन में है और वहाँ पर हमें जो है बहुत प्रिकॉशन लेने हैं। गुड़गांव में इसलिए लेने हैं कि वहाँ पे उसके नीचे 7 फॉल्ट प्लेन्स हैं और वहाँ पर हमेशा एक ईपी सेंटर बनने के चांसेस हैं। दिल्ली में भी 3 फॉल्ट प्लेन्स हैं, वहाँ पे भी ईपी सेंटर बनने के चांसेस हैं। एंड दिल्ली NCR इज़ वेरी नियर टू हिमालयन रीजन। तो हमें लगता है कि जो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स काम कर रहे हैं दिल्ली NCR में बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, दे हैव टू गेट ट्रेन देमसेल्फ कि वो हर तरह का प्रिकॉशंस लें कि इनका इम्पैक्ट कम से कम हो और हम जो है इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसमें जो भी मैंने माइक्रो जोनिंग के मैप्स दिखाए हैं जिसमें रिज रीजन और मोस्ट वल्नरेबल जोन्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए और अगर वहाँ बिल्डिंग आती है तो प्लीज़ सूटेबल प्रिकॉशंस लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट के जो जियो हैं जिसमें उन्होंने इन मैप्स की इन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करने की बात की है, बिकॉज वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। जो ललिता पार्क में 2010 में एक बिल्डिंग गिरी थी वो सेल्फ वेट से गिर गई थी और हमने देखा था उसमें अराउंड बहुत कैजुअलिटी हुई थी, अराउंड 71 की कैजुअलिटी हुई थी। तो जो ईस्टर्न दिल्ली है दैट इज़ वेरी डेंजरस, वहाँ की बिल्डिंगें जो हैं वो नॉन इंजीनियर्ड हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, यमुना का फ्लड प्लेन है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो अर्बन विलेजेस हैं जहाँ पे अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, मल्टी स्टोरीड बनती जा रही हैं, या हमारे जो स्लम्स हैं वहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। अगर हम इनको रेगुलराइज़ करें, बिल्कुल रेगुलराइज़ करें, लोगों को हम उसके ओनरशिप के टाइटल दें, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस, विद ऑल द सुटेबल मेजर्स, all the engineering inputs and technical know-how which is required by these buildings to safeguard interest of the nation and interest of the Delhi walas. So दिल्ली NCR में हमें बहुत ध्यान रखना है, being most susceptible, और प्रिकॉशंस लेने हैं डिज़ाइनिंग की बिल्डिंग्स में, छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं। IS 139280 को आप देखिए किस तरीके से बिल्डिंग की डक्टिलिटी बढ़ाने की बात करता है। वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो रिंग्स हैं उनको कैसे मोड़ना है, रिंग्स की स्पेसिंग क्या करनी है, मिनिमम किस तरीके से डायमीटर्स को कॉलम्स में लेना है, प्लस एक कॉलम एक बीम को दूसरी बीम से कैसे जोड़ना है। थोड़ा सा अधिक टेक्निकल हम बात करने लगे, मेरा आइडिया इसको देने का था कि हम मेन बात करें। देन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। दिल्ली NCR इज इन अ वेरी वल्नरेबल जोन, हाईली ससेप्टिबल जोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक। So I will request all the friends and governments to take all the precautions to avoid any large mishappening, large devastations due to falling of these buildings or impact of these earthquakes on the buildings. So thank you very much and अपने इनपुट ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इस बात का आइडिया नहीं है कि बिल्डिंग्स केवल एक
दो बेकार ईंटें लगाने से बिल्डिंग्स नहीं बन जाती. इट हैज़ टू फुल ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स. इट हैज़ टू बी फॉलोज ऑल द IS कोड्स विच हैव बीन गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. एंड रिलीजियसली एंड एथिकली हमें इन कोड्स को फॉलो करना है, जैसे जापान और दूसरे कंट्रीज़ में होना, और माइक्रो जोनिंग को समझना है और अपनी बिल्डिंग को डिफरेंट जोन में हमें अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन लेके डिज़ाइन करना है. थैंक यू वेरी मच, और अपने इनपुट्स इस पर ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू.